हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेम ऑफ शाइन। आप सभी का फ्लेम ऑफ शाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का पूरे वीडियो का समराइज वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। इस वीडियो लेक्चर में जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। और अगर आपने ये पूरी वीडियो एक बार देख ली तो आपको उस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने एक वीडियो, स्मॉल वीडियो के फॉर्म में, वन शॉट लेक्चर के फॉर्म में मैंने पूरे के पूरे वीडियो को मैंने कवर करवा दिया है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट। दैट मैनेजमेंट होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है एंड कोई एक लीडर होगा, कोई आपका कोई पेरेंट्स हमेशा उस बर्थडे पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए सारी चीज़ों को प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद वो लोग नज़र रखते हैं कि ये काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने ये काम किसी को दिया है करने के लिए, वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों के द्वारा कोई काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने को ही मैनेजमेंट कहता है। और इस मैनेजमेंट का एक एम होता है जो कि गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे ऑफ कोर्स बिजनेस रिलेटेड हम बात कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल भी हम अपने घर में भी मैनेजमेंट करते हैं। आप अपने काम को मैनेज करो, आप अपने पढ़ाई को मैनेज करो, आप एक गोल सेट करो, ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा, तो सोचो आप एक एम रख रहे हो। तो मैनेजमेंट अपने एम को कंप्लीट करने का एक प्रोसेस है। इसमें दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक होता है इफ़ेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंटी। यानी कि इफ़ेक्टिवनेस मतलब अपने काम को समय पे करना। कि अगर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टी आ रहा है प्रोनाउंस में और यहाँ पे सी आ रहा है। सी स्टैंड फॉर कॉस्ट एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। जब आप समय पे काम को मैनेज करके कंप्लीट करते हो तो उसको इफ़ेक्टिवली बोलते हैं या इफ़ेक्टिवनेस बोलते हैं। लेकिन अगर आपने अपने कोई भी रिसोर्स को वेस्ट ना करते हुए अपने काम को कंप्लीट किया है तो उसको एफिशिएंटली बोलते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। तो मैंने इसको शॉर्ट में कवर किया है। आप अपने वीडियो अपने याद रखने के लिए आप अपने से पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट हमेशा एक गोल को अचीव करने के लिए वो एक उस टाइप का प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटल होता है कि हमने ये टॉपिक को आज कंप्लीट करना है तो हमने अपना गोल सेट किया है, अब आप कैसे मैनेज करो ये आप पे है। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव या यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह है, यूनिवर्सल। आप एक स्कूल देखो, कॉलेज देखो, बिजनेस ऑर्गेनिज्म देखो, आप किचन देखो, हर जगह मैनेजमेंट का काम है। यानी कि वो क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ऑल द प्लेस, एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, यानी कि हम मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, हम बस उसको फील करके एक प्रोसेस की तरह हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक दिन का काम नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहीं पे भी अगर मैनेजमेंट रुकता है तो आपका काम बिगड़ कर, मतलब वो काम ख़त्म हो गया, आप समझ लो, वो वेस्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मैनेजमेंट एक बहुत सारे काम को साथ मिलाकर चलता है, वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है हर तरफ, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल कैसे है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जैसे आप काम को मैनेज करोगे, मैनेजमेंट काम को मैनेज करता है, मैनेजमेंट इंसान को भी मैनेज करता है और मैनेजमेंट ऑपरेशन को भी मैनेज करता है। ऑपरेशन मतलब होता है वर्क प्लस पीपल, यानी कि दोनों को साथ में संभालना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। पहले आपको पता होना चाहिए डायनेमिक मतलब क्या होता है। डायनेमिक मतलब होता है कि अपने आप को चेंज करना कंडीशन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक छोटी सी पार्टी हो रही है और
नेक्स्ट हाथ में अपने दूसरे हाथ में आप मान के चलिए कि शादी हो रही है, तो जो लेवल का मैनेजमेंट एक बर्थडे पार्टी में लगेगा वो लेवल का मैनेजमेंट ऑफकोर्स शादी में नहीं लगेगा। ऑफकोर्स उससे बहुत ज़्यादा ही बड़ा, अगर पार्टी है, शादी मतलब एक बहुत ही बड़ा डील है, तो ऑफकोर्स ज़्यादा मैनेजमेंट का काम लगेगा। सो मैनेजमेंट अपने आप को उस कंडीशन में चेंज कर लेगा जब उसको नीड होगा, यानी अपने नीड के हिसाब से वो इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेगा। यानी कि मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है, जैसे नीड वैसे वो अपने आप को बदलने के लिए हमेशा रेडी रहता है। 7 नंबर देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ कंपोजिट प्रोसेस या फिर ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, काफ़ी सारी प्रोसेसेस मिलके वो बनता है। वो एक ग्रुप के साथ लीड करके हम अपने चीज़ों को मैनेज करते हैं। यानी कि पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं, और इस सभी को मिला के हम कहते हैं मैनेजमेंट हो गया बाबा, मैनेजमेंट हमने कर लिया। आप इन सारे वर्ड्स पे मत जाइए, इसके ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है, एक चैप्टर है, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट है, किसका क्या मोटिव रहता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि एक मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि वो ऑब्जेक्टिव जो एक कंपनी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सोचती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, सर्वाइवल या ग्रोथ। कोई एक कंपनी अपने आप को किसी 3 ही कारण से चलाने की सोचती है कि अगर वो प्रॉफिट में चले, क्योंकि प्रॉफिट में चलेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सर्वाइवल होगी, यानी कि वो बहुत दिन तक वो चल पाएगा, और ग्रोथ होगी, उसकी एक्सपेंशन होगी, वो एक अपने आप को एक बड़ा स्मॉल बिजनेस से लार्ज स्केल बिजनेस में चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसके सब ग्रुप्स में क्या क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आपको इस तरीके से याद करके रखना है। सेकेंड देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सामाजिक जो लोग हैं वो लोग भी तो आपसे कुछ ना कुछ चाहेंगे, तो उनका क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही हर टाइम बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही छोटा सा होता है कि आप उसको स्टैंडर्ड गुड्स ऑफ क्वालिटी दे, आप उसको अच्छे प्रोडक्ट्स दे, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे, अच्छा सामान दे, कोई उसके साथ ख़राबी ना करे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे, यानी कि रोज़गार दे उन्हें, उनको कुछ हेल्प करे, ऐसा सामान यूज़ करे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, आप उसको डोनेट करें, कुछ चैरिटीज़ में पैसा दें। तो ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हुए मैनेजमेंट के। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे मेरे या आपके बारे में नहीं कहा गया है, ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के एम्प्लॉयज़ के बारे में कहा गया, मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उन लोगों का मन में क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है कि भाई मुझे अच्छा सैलरी दो कि मैं अपने घर परिवार को भी अच्छे से चला सकूं, यानी कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी कि उनके मन के अकॉर्डिंग जितना उन्हें सैलरी चाहिए और जितना वो काम कर रहे हैं उनका बनता है उतना आप ज़रूर दो। हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट दो, यानी कि आप ऐसा टॉक्सिक ना बन के रखो कि उनको लगे कि मैं कल के कल छोड़ के भाग जाऊँगा। आप उसको अच्छे, क्योंकि हर चीज़ का एक एथिक्स होता है, तो आप उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दोगे तो वो आपके लिए कोई काम नहीं करके, मतलब अच्छे करना भी चाहेंगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप टॉक्सिक हो, तो आप समझ ही सकते हो। और रेगुलर ट्रेनिंग दे कि अगर कोई चीज़ नया आ रहा है तो उन्हें अच्छे तरीके समझाए जिससे वो समझ सके। ठीक है, अब मैनेजमेंट करना इतना ज़रूरी क्यों है, तो हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि मैनेजमेंट हमें अपने जो भी गोल है उसको प्रॉपरली अचीव करने में हेल्प करता है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, यानी कि ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सी है ना, यानी कि क्या, कॉस्ट, कॉस्ट सी से हम क्या बोले थे, मैंने आपको क्या समझाया था, सी मतलब कॉस्ट, यानी कि नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, कोई रिसोर्स को ना वेस्ट करते हुए हम अपने प्रॉपरली उसको यूज़ करें।
क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मतलब क्या, वो अपने आप को चेंज करता रहता है। तो हम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है, अगर वो ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो फिर कोई भी काम खराब हो सकता है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये हमें हेल्प करता है। हम अच्छे सैलरी वैलरी के लिए भी तो मैनेजमेंट बहुत हेल्प है। अगर आप काम ही नहीं करोगे, मैनेज प्रॉपरली मैनेज होगा तो आप सभी के लोगों को सेटिस्फाई कर पाओगे। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ऑफकोर्स कॉमन सी बात है कि आपका विकास होगा तो सोसाइटी का भी विकास होगा। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स होगा तो वो उसकी वजह से डेवलपमेंट भी होगा। तो मैनेजमेंट ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सो यहाँ पे तो आप स्टार बना लो। मैं आपको बहुत एडवाइस करूँगी कि आप स्टार बना लो। यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल और एक होता है सुपरवाइजरी लेवल। लो लेवल नहीं कहते इसको, क्योंकि सबका एक सम्मान होता है। तो आप किसी को लो साउंड अच्छा नहीं करता है, इसलिए हमेशा याद रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, सुपरवाइजरी की जगह लो लिख के आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे एग्जामिनर ऑफकोर्स मार्क्स काटेगा, क्योंकि आप किसी को लो नहीं कह सकते। तो आप हमेशा याद रखोगे। तीसरा नाम है सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत करो। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? ये फेस ऑफ द मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लानिंग वगैरह करने का जो काम होता है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को होता है। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? चेयरमैन्स आते हैं, सीईओ आते हैं, सीएफओ आते हैं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर आते हैं और काफ़ी लोग और भी आते हैं। ठीक है, ये लोग बस अपने प्लानिंग्स को, जो मेन प्लान करने का काम होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के वजह से ही होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फेस ऑफ द मैनेजमेंट कौन होता है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, फिर देखो ये चेयरमैन होते हैं। फिर ये लोगों का काम क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये लोग अपने चीज़ों को डिसाइड करते हैं। मेकिंग पॉलिसीज़ भी इन लोगों के वजह से ही ये लोग ही बनाते हैं। अरेंजिंग फंड्स होगा शायद, सॉरी, हाँ, अरेंजिंग फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज, फाइनेंस का भी मैनेजमेंट ये लोग ही करते हैं। कनेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड और बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यही लोग बाकी लोगों से कनेक्ट रहते हैं। यानी क्योंकि ये लोग टॉप फेस है तो ऑफकोर्स इन लोगों को बाहर के लोगों से बात करना है, प्लान करना है, डील डन करेंगे तो बाकी लोग अपने आप पीछे से काम करेंगे। अब हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं ना, मैनेजर्स के पोस्ट पे जो लोग होते हैं, वो लोग इस पोजीशन में रहते हैं। इन लोगों में कौन कौन होता है? परचेस मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। ये लोग काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं अपने डिपार्टमेंट से। ये लोग मोटिवेट करते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए। कैसे? अगर मान लो, देखो ये बेसिकली ना, ये एक मीडिएटर होते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इन दोनों के बीच में है। तो ये लोग मिडिल मैन, तो आप इससे समझ ही सकते हो, अगर ये लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो ये लोग डायरेक्टली इसको तो आके देंगे नहीं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जाके इनको बताते हैं और फिर ये मिडिल मैन की तरह ये आके इसको बताता है। जब नीचे का कोई प्रॉब्लम होता है तो ये आके इसको बोलता है, मिडिल लेवल को बोलता है, और ये जाके ऊपर बोलता है। ठीक है, तो ये मिडिल मैन का एक काम करता है। ठीक है, और ये लोग कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हेल्प करते हैं। अब लोअर लेवल, सॉरी मैंने लोअर लेवल लिख दिया, सॉरी आप लोगों को मैंने एडवाइस करके खुद लोअर लेवल लिख दिया है। आप प्लीज़ यहाँ पे करेक्शन कर लेना अपने अपने कॉपीज़ में। अगर आप लोग नोट लिख रहे हो यहाँ पे सुपरवाइजर कर लेना, ये वर्ड लिख लेना। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें सुपरवाइजर्स और क्लर्क्स वगैरह एटसेट्रा भी लिख लेना।
ये लोग ही आते हैं, ठीक है। ये लोग बेसिकली वर्कर्स नहीं होते, ये लोग वर्कर्स के ऊपर में होते हैं। ये लोग सारे प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। जो क्वालिटीज़ मेंटेन होता है प्रोडक्ट का, वो लोग भी यही लोग करते हैं। ये लोग सारे वेस्टेज को बचाने का, जितना भी जैसे कैसे हम सामान को बचाकर काम करें, तो वो लोग में भी यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपरली सारे काम करने के लिए। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेफ्टी फॉर द एम्प्लॉयज़ के लिए। कैसे एक एम्प्लॉय सेफ रहेगा, ये सारे ध्यान कौन देता है? सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट देता है। और इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वर्कर्स से, जो इनके नीचे है। देखो, इसके भी नीचे वर्कर्स आते हैं, इसके नीचे क्या आते हैं? वर्कर्स आते हैं, ठीक है। अब देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या, कि कैसा है मैनेजमेंट, ठीक है। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप यहाँ पे भी स्टार बना के रख लो कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो कम्बिनेशन होता है साइंस और आर्ट का। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है और मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है। आर्ट मतलब कला। आर्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, क्राफ्ट करते हैं, जो लोग ड्राइंग्स करते हैं, उन लोग में एक आर्ट होता है। ये सारी चीज़ों को हम आर्ट बोलते हैं। तो ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज होता है जो पर्सनल क्रिएटिविटी और लॉट्स ऑफ नॉलेज को डिटरमाइन करता है। मैनेजमेंट को भी करने के लिए हमें ये कला चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस, हमें यूनिक एप्लीकेशंस लगाना पड़ता है, और ये सारी यूनिक एप्लीकेशन हमें दर्शाता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एज साइंस क्यों? क्योंकि बहुत सारे, देखना आप, सेकेंड ही चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो वहाँ पे किसी एक इंसान के पूरी एक्सपीरियंस को कंबाइंड करके वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, बट आपने वो चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, तो एग्जांपल देने का फ़ायदा नहीं है। सो मैं आपको बस एग्जांपल देती हूँ कि काफ़ी सारे जो रिच मैन्स हैं, उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस जो होता है, उसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। लोग के एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्सपीरियंस से बनाया हुआ प्रिंसिपल होता है, और ये भी बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। क्योंकि बिना नॉलेज के तो कॉमन सी बात है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजमेंट एज आर्ट्स तो उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन साइंस के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ही चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये उस बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कैसे साथ चलाया जाए, कैसे साथ में सब कुछ मेंटेन किया जाए। कोऑर्डिनेशन मतलब कि तालमेल बिठाना। जैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, हम लोगों का बात ही कोऑर्डिनेट ना हो, यानी कि मैं बोलूँ लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? क्योंकि आपका तालमेल ही नहीं था। लेकिन मैंने क्वेश्चन किया, आपने तुरंत आंसर दिया। मैंने बोला, मैं जैसे कि अगर माइंड आपका साथ काम दे, पेन से आप लिखो और साथ में रीड करो, आँख से देखो, तो अब सब कुछ साथ में कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है तालमेल बिठाना। ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। देखो, बाकी सारी चीज़ों से इसको अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एसेंस यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, मतलब इसके बिना हो ही नहीं सकता है। ये नहीं कि इसको हटा दिया तो नहीं, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग काम चला लेंगे, नहीं। आप कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये एसेंट ऑफ मैनेजमेंट है, इसके बिना कोई काम नहीं होता है। ये मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप कोऑर्डिनेशन को आज चला रहे हो, आपने किसी के साथ आज हेल्पफुल वे में आपने बात किया, कल बोला नहीं, कंपनी में ही बोला कि मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊँगा, तो क्या मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। परवेसिव या यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह है कोऑर्डिनेशन। आप अपने फ्रेंड के साथ कोऑर्डिनेट बना के चलते हो, तब आप क्लासरूम में प्रॉपर्ली बैठ सकते हो। टीचर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तब आप समझ पा रहे हो। रास्ते में किसी के साथ अच्छा बिहेव किया, कोऑर्डिनेट किया, और सेम टोटो में बैठ के कहीं से कहीं छोड़ के आए, अपने रास्ता में किसी को हेल्प किया, तो कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो हर जगह ही दिखता है। ये ग्रुप एफर्ट
इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मतलब कि साथ में जोड़ के रखना, यानी कि ग्रुप एफर्ट, सारे ग्रुप एफर्ट को, सारे लोग में बीच में ये कोऑर्डिनेशन ही काम करता है, ये सबको जोड़ के रखता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोऑर्डिनेशन एक ये नहीं है कि आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आज काम कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कोऑर्डिनेशन कंपनी में बना के रखना है, मतलब रखना है। ये आपका खुद एक मेंटल स्टेट से अलग एक चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर आप कोऑर्डिनेशन बना के रखते हो तो साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही हेल्प करता है। जैसे कि आप कोऑर्डिनेशन है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे चला पाओगे, आप उसको ग्रोथ करा पाओगे, उसकी एक्सपेंशन करा पाओगे। स्पेशलाइजेशन, यानी देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एक ही जगह पे दो एजुकेटेड पर्सन सेम डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, बट अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो बोलेगा मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे लड़ाई हो सकती है स्पेशलाइजेशन में। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन उन दोनों के बीच में वर्क करता है तो वो लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शन से भी डिफरेंशिएशन होता है कि कोऑर्डिनेशन देखो, जैसे स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, तो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन अगर उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो बिजनेस हम चला पाएंगे। आज के वीडियो के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मेरी वीडियो लेक्चर को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनको भी हेल्प हो।